हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं, राइट? तो चिंता मत करो। आज हम इकोनॉमिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एकदम अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। ये मास्टर क्लास स्पेशली आपकी एग्जाम्स के लिए है, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। ओके, सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम इकोनॉमी के 3 हिस्सों से शुरू करेंगे, फिर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट की असली कहानी समझेंगे। उसके बाद हम पैसा, बैंक और लोन के चक्रव्यूह में घुसेंगे। बेसिकली 2 पूरे चैप्टर्स 6 सिंपल टॉपिक्स में खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, इकोनॉमी के 3 हिस्से। आप अपने आसपास देखो, कोई खेती कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर में। ये सब अलग अलग काम आखिर किस कैटेगरी में आते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। अब इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सबसे पहला है। ये डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है। सोचो, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को सीधा सीधा यूज करके कुछ बनाते हैं, जैसे खेती करना या गाय से दूध निकालना या जमीन से मिनरल्स निकालना, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। दैट्स वाई इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। सिंपल, राइट? ओके, अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र पर। यहाँ क्या होता है? यहाँ हम प्राइमरी सेक्टर से मिले प्रोडक्ट्स का फॉर्म चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। सिंपल वर्ड्स में यहाँ फैक्ट्री वाला काम होता है। एग्जाम्पल से समझो, किसान ने कपास यानी कॉटन उगाया, वो थी प्राइमरी एक्टिविटी। फिर उस कपास को फैक्ट्री ले जाकर उसे धागा बनाया, फिर कपड़ा बनाया, ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। या फिर गन्ने से चीनी बनाना, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी है टर्शरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र। ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता, इट डजंट प्रोड्यूस गुड्स, ये देता है सर्विसेज। इसका मेन काम है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करना। जरा सोचो, खेत में जो गेहूं उगा वो फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट से। फैक्ट्री को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा कौन देगा? बैंक। और इन सबको चलाने के लिए एजुकेटेड लोग कहाँ से आएंगे? टीचर्स से। तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचिंग, ये सब सर्विसेज हैं, और इसीलिए इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तीनों सेक्टर्स क्लियर हो गए? वेरी गुड। अब ये तीनों सेक्टर्स मिलकर ही हमारे देश की इकोनॉमी बनाते हैं। पर सवाल ये है कि हम किसी देश की इकोनॉमी को मेजर कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है कि कंट्री प्रोग्रेस कर रही है या नहीं? इसका जवाब है एक मैजिकल 3 लेटर वर्ड, जीडीपी। तो ये जीडीपी है क्या चीज़? इसकी डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, एक साल के अंदर एक देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी टोटल मनी वैल्यू को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। बेसिकली जीडीपी हमें बताता है कि एक इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। मैंने एक वर्ड पर जोर दिया, फाइनल। क्यों? चलो अगली स्लाइड में देखते। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में फ़र्क क्या है? देखो, फाइनल गुड्स वो हैं जो एंड यूज़र यानी हम और आप कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दुकान से कार खरीदी, वो हो गया फाइनल गुड। अब उस कार को बनाने में जो टायर्स, स्टील, इंजन यूज़ हुआ, वो सब है इंटरमीडिएट गुड्स। हम जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड यानी कार की कीमत जोड़ते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। क्यों? सोचो, अगर हम टायर की कीमत अलग से जोड़ें और फिर कार की कीमत भी जोड़ें जिसमें टायर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो टायर 2 बार काउंट हो गया ना। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और इससे बचने के लिए हम सिर्फ फाइनल वैल्यू लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा ये ग्राफ देखो, ये इंडिया की इकोनॉमी की बदलती हुई तस्वीर है। अगर आप 1973-74 का डेटा देखो, तो प्राइमरी सेक्टर यानी ब्लू बार जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। लेकिन 40 साल में पिक्चर एकदम बदल गई। 2013-14 तक आते आते टर्शरी या सर्विस सेक्टर यानी ग्रीन बार सबसे आगे निकल गया बाय अ ह्यूज मार्जिन। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो हमने ये तो देख लिया कि सर्विस सेक्टर जीडीपी का किंग बन गया है, पैसा वहां से बहुत आ रहा है। पर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। जीडीपी की कहानी ऐसी है, पर रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट की असली कहानी क्या है? लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस। और ये सवाल माय डियर स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि जो सेक्टर जीडीपी में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा जॉब्स भी तो वहीं होनी चाहिए। पर क्या इंडिया में सच में ऐसा है? लेट्स फाइंड आउट। अब इस ग्राफ को पिछले जीडीपी वाले ग्राफ से कंपेयर करो। यहाँ बिल्कुल शॉकिंग पिक्चर सामने आती है। देखो,
2017-18 में भी इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 44% यानी ऑलमोस्ट आधे लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करें। मतलब जिस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है वहां सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। और सर्विस सेक्टर जो जीडीपी का चैंपियन है वो जॉब्स कितनी दे रहा है? सिर्फ 31%। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या मिसमैच। पैसा कहीं और से आ रहा है और लोग कहीं और काम कर रहे हैं। और इसी मिसमैच का एक डायरेक्ट रिजल्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी बेरोजगारी। ये ज्यादातर खेतीबाड़ी में देखने को मिलती है। इसको ऐसे समझो, एक खेत है जिसे आराम से 5 लोग संभाल सकते हैं, पर उस पर घर के 8 लोग काम कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर उनकी वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। अगर उन 3 लोगों को हटा भी दें तो भी उतनी ही फसल उगेगी। यही है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां लोग काम करते हुए दिखते हैं पर एक्चुअली उनकी जरूरत नहीं होती। अब एम्प्लॉयमेंट को समझने का एक और तरीका है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और बच्चों ये टेबल नोट कर लो, एग्जाम में इस पर डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो फर्क क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि नाम से ही लग रहा है एकदम सिस्टमैटिक है। यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं, आपकी जॉब सिक्योर रहती है, काम के घंटे फिक्स्ड होते हैं, छुट्टी के पैसे मिलते हैं, जैसे कोई बैंक एम्प्लॉय या बड़ी कंपनी में काम करने वाला। और अनऑर्गेनाइज्ड वो इसका एकदम उल्टा है। ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना फिक्स सैलरी, ना कोई छुट्टी, ना पेंशन, जैसे हमारे आसपास के कंस्ट्रक्शन वर्कर या छोटी मोटी दुकान में काम करने वाले लोग। क्लियर है? चलिए अब गियर चेंज करते हैं और अपने अगले चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पर चलते हैं। हम सब हर दिन पैसा यूज करते हैं, राइट? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सोचो, जब पैसा नहीं था तब लोग क्या करते थे? वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे, मतलब सामान के बदले सामान। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब एक ऐसी सिचुएशन ढूंढना जहां 2 लोगों को आपस में एक दूसरे का ही सामान चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गेहूं देकर जूते खरीदने हैं, तो मुझे एक ऐसा जूते वाला ढूंढना पड़ेगा जिससे जूते देकर गेहूं ही खरीदना हो। इमेजिन कितना डिफिकल्ट था ये। मनी ने आकर इस प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर दिया। कैसे? बाय एक्टिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। अब मुझे उस स्पेसिफिक जूते वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं अपना गेहूं किसी को भी बेचकर पैसे ले सकता हूं और उन पैसों से कहीं से भी किसी से भी जूते खरीद सकता हूं। इसने ट्रेड को सुपर इजी बना दिया। आज के जमाने में मनी के अलग अलग रूप हैं। पहला सबसे कॉमन है करेंसी, यानी आरबीआई जो नोट्स और कॉइन्स इशू करती है। दूसरा है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। हम अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में सेफ रखते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि हम अपनी डिमांड पर उसे जब चाहे निकाल सकते हैं। और तीसरा है चेक, जो बेसिकली एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरे अकाउंट से इस आदमी को इतने पैसे दे दो। ओके, अब बात करते हैं क्रेडिट की, या आम भाषा में लोन या कर्ज की। लोन एक ऐसी चीज है जो हमारी जरूरत के टाइम बहुत काम आती है, पर अगर सही से हैंडल ना किया जाए तो ये एक चक्रव्यूह, एक जाल भी बन सकती है। चलिए इस कर्ज और ब्याज के खेल को ठीक से समझते हैं। देखो, लोन लेने के 2 मेन सोर्सेज हैं और इनका डिफरेंस एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक है फॉर्मल सेक्टर, जैसे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। ये आरबीआई के रूल्स मानते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, पर ये लोन देने से पहले कोलैटरल मांगते हैं। कोलैटरल मतलब कोई सिक्योरिटी या गारंटी, जैसे घर के पेपर्स या जमीन। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे साहूकार, दोस्त या रिश्तेदार। ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, पर ये अक्सर बिना कोलैटरल के लोन दे देते हैं। ये पाई चार्ट हमें रूरल इंडिया यानी गांवों की सच्चाई दिखाता है। देखो, 51% क्रेडिट तो कमर्शियल बैंक से आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। पर ध्यान दो, 23% अभी भी मनी लेंडर्स यानी साहूकारों से आ रहा है। अगर हम सारे इनफॉर्मल सोर्सेज को जोड़ दें तो आज भी गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन हाई इंटरेस्ट लोन्स पे डिपेंड करता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उनके पास बैंक को देने के लिए कोलैटरल नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर का यही हाई इंटरेस्ट रेट लोगों को डेट ट्रैप यानी कर्ज जाल में फंसा देता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है और ब्याज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। ये उसकी कंडीशन को आगे बढ़ाने की जगह उसे और ज्यादा गरीबी में धकेल देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, खासकर उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास कोलैटरल नहीं है। उन तक सस्ता और आसान लोन कैसे पहुंचाया जाए? इज देयर अ सॉल्यूशन? यस, इसका एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs। इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसमें क्या होता है, 15 से 20 लोग, ज्यादातर गांव की औरतें, एक ग्रुप बना लेती हैं। फिर वो सब अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स जैसे 20-50 रुपए हर हफ्ते जमा करती हैं। जब ये ग्रुप 1-2 साल तक आराम से चलता है तो वो बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और यहाँ है मैजिक, बैंक लोन किसी एक आदमी को नहीं देता बल्कि पूरे ग्रुप के नाम पर देता है। तो कोलैटरल का क्या? ग्रुप की जिम्मेदारी ही कोलैटरल बन जाती है। बैंक को पता है कि ग्रुप प्रेशर में लोन वापस आ जाएगा। फिर ग्रुप अपने ही मेंबर्स को कम ब्याज पर लोन दे देता है। इससे कोलैटरल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, राइट? तो इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ये आपके एग्जाम की लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए सोचने में बहुत हेल्प करेगा। दिमाग लगाओ। हमने जो कुछ भी पढ़ा है, 3 सेक्टर्स, छिपी बेरोजगारी, फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट, SHGs, इन सब को जोड़कर सोचो कि अगर आपको गवर्नमेंट को एक सलाह देनी हो तो वो सबसे जरूरी कदम क्या होगा जिससे देश में जॉब्स भी बढ़े और गरीबों तक सस्ता क्रेडिट भी पहुंचे। इस पर जरूर सोचना। आई होप ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।